स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। इस क्लास के माध्यम से हम लोग क्लास 10th जीव विज्ञान का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आपका पहला चैप्टर है जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम यानी लैब प्रोसेस। तो लैब प्रोसेस का यहाँ से पहला क्लास है, यानी कि पार्ट नंबर 1 है। तो पार्ट नंबर 1 में हम लोग जो है वो 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चैप्टर बाय सीरियल बाय हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपको नेक्स्ट जो बचेगा क्वेश्चन उसको पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, और बाकी जो है आपका प्लेलिस्ट तैयार करके आपको दे दिया जाएगा, तो आप लोग जो है वहाँ पे जाके देख सकते हैं सीरियल बाय। बाकी और जितने भी चैप्टर होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को मैंने कराया है, सबका प्लेलिस्ट तैयार है, आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए यहाँ से आपका पहला सवाल है, करते हैं अच्छी तरीक़ा से समझते हैं। चलिए यहाँ से पहला सवाल है कि ग्रहणी जो है भाग होता है। ऑप्शन ए आपके पास मुख्य गुहा का, ऑप्शन बी है आपके पास अमाशय का, ऑप्शन सी है बड़ी आंत और ऑप्शन डी है छोटी आंत का। तो याद रखिएगा ग्रहणी जो है वो छोटी आंत का पहला भाग होता है। ठीक है, इन ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग सवाल बताइएगा कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। ऑप्शन आपके पास ए है गोबर छत्ता, ऑप्शन बी है आपके पास बायोफिल्म, ऑप्शन सी आपके पास अमरबेल और ऑप्शन डी है आपके पास चीर। तो परजीवी पौधा का जो एक उदाहरण होता है वो क्या होता है जी? तो याद रखिएगा अमरबेल। ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग सवाल बताइएगा, अगला सवाल है कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो ऑप्शन आपके पास ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है आपके पास प्रोटीन, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है आपके पास न्यूक्लिक अम्ल। तो मुख्य गुहा में जो है आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन आपका ए जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आप लोग 4 नंबर सवाल बताइएगा कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? ऑप्शन आपके पास ए है संभोजी, ऑप्शन बी है आपके पास मृतोपजीवी, ऑप्शन सी आपके पास स्वपोषी और ऑप्शन डी आपके पास इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतोपजीवी। ऑप्शन आपका जो है बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके लिए है, बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कब होती है? ऑप्शन आपके पास ए है दिन में, ऑप्शन बी है रात में, ऑप्शन सी है सुबह और शाम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कब होती है? तो दिन में होता है। ऑप्शन आपका ए जो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आपका 6 नंबर सवाल बताइएगा कि क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। ऑप्शन आपके पास ए है कोलन में, ऑप्शन बी है ग्रास नली में, ऑप्शन सी है अग्नाशय में और ऑप्शन डी है आपके पास छोटी आंत में। तो क्रमाकुंचन गति जो है वो पाई जाती है किस में? ठीक है, तो याद रखिएगा ग्रास नली और छोटी आंत दोनों में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी और डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 7 नंबर क्वेश्चन है कि पीत रस का स्राव होता है। तो बताइए पीत रस का जो स्राव होता है वो कहाँ से होता है? तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे ए है छोटी आंत, ऑप्शन बी है आपके पास यकृत यानी लीवर के द्वारा, सी है अग्नाशय और डी है आपके पास बड़ी आंत। तो याद रखिएगा पीत रस स्रावित होता है कहाँ से जी? तो यकृत के द्वारा। ऑप्शन आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला सवाल है आपका कि गोबर छत्ता एक क्या है? गोबर छत्ता क्या है? ऑप्शन आपके पास ए है मृतजीवी, ऑप्शन बी है आपके पास परजीवी, ऑप्शन सी है आपके पास एक स्वपोषी और ऑप्शन डी है आपके पास एक शैवाल। तो गोबर छत्ता जो है वो क्या है? तो एक प्रकार का मृतोपजीवी है। ऑप्शन आपका ए जो बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 9 नंबर सवाल है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो ऑप्शन आपके पास ए है स्वपोषी, ऑप्शन बी है संभोजी, ऑप्शन सी है मृतोपजीवी और ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइएगा जरा आप सभी तेजी से। तो याद रखिए कवक में जो पोषण की विधि होती है वो कौन सी होती है? तो मृतजीवी होता है। तो ऑप्शन आपका सी जो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला सवाल है कि दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है? दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑप्शन आपके पास ए है अपघटन, ऑप्शन बी आपके पास किण्वन, ऑप्शन सी है आपके पास उत्सर्जन और ऑप्शन डी है प्रकाश संश्लेषण। तो याद रखिएगा दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है? किण्वन अभिक्रिया। ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोग बताइएगा कि क्लोरोफिल वर्ण का जो रंग होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन आपके पास ए है काला, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है नीला और ऑप्शन डी आपके पास हरा। तो याद रखिएगा क्लोरोफिल वर्ण का जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो हरा होता है, हम सभी जानते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग सवाल बताइएगा, अगला 12 नंबर सवाल है कि दांत का कठोरतम भाग है। दांत का कठोरतम भाग है। ऑप्शन आपके पास ए है डेंटाइन, बी है इनामेल, सी है मज्जागुआ और डी है आपके पास है ना केनाइन। तो याद रखिए दांत का जो कठोरतम भाग होता है वो क्या होता है जी? ठीक है, तो याद रखना इनामेल। ऑप्शन आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला सवाल है आपको निम्नलिखित में से
है ना, किससे रंध्रों के छिद्र घिरे होते हैं? रंध्रों के छिद्र किससे घिरे होते हैं? ऑप्शन आपके पास ए है क्यूटोकॉल से, ऑप्शन बी है कोशिका गॉड से, ऑप्शन सी है वातरंध्र और ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से जो है वो रंध्र के छिद्र जो है वो किससे घिरे होते हैं? तो गार्ड कोशिका से। ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, यहाँ से 14 नंबर सवाल है। सुने कि निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए हरा है ना सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो ऑप्शन आपके पास ए है हरा, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है पीला और ऑप्शन डी है आपके पास लाल। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित जो कलर होता है वो क्या होता है? तो लाल कलर होता है। ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि स्टार्च की उपस्थिति के लिए है ना किस विलयन का उपयोग होता है? स्टार्च की उपस्थिति के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? ऑप्शन आपके पास ए है आयोडीन, ऑप्शन बी है सैफरीन, ऑप्शन सी है यूसिन और ऑप्शन डी है मिथाइलिन ब्लू। तो याद रखिएगा स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए हम आयोडीन सोल्यूशन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला है ना यहाँ से 16 नंबर सवाल कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किस कारकों पर निर्भर करती है? ऑप्शन आपके पास ए है प्रकाश के गुण पर, ऑप्शन बी आपके पास प्रकाश की मात्रा पर, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? इन सभी चीज़ों पर करता है, यानी आप बोल सकते हैं प्रकाश के गुण और प्रकाश की मात्रा पर भी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका दोनों सही होगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला 17 नंबर सवाल है आपका कि रंध्र जो है मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ पर? तो ऑप्शन आपके पास ए है जड़ों पर, ऑप्शन बी है पत्तियों पर, ऑप्शन सी है तना पर, ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई भी नहीं। तो रंध्र जो है वो मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? बताइए रंध्र मुख्यतः कहाँ पे पाए जाते हैं? पत्तियों पर। ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कृत्रिम रूप से परिसेशिका किसका हिस्सा होता है ना? कृत्रिम रूप से परिसेशिका किसका हिस्सा होता है? ठीक है, ऑप्शन आपके पास ए है आहार नल, बी है तंत्रिका तंत्र, सी है वाहनीय तंत्र और डी है आपके पास प्रजनन तंत्र। तो किसका होता है? आहार नाल का। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग सवाल बताइएगा, यहाँ से अगला सवाल है आप सभी के लिए अच्छा सा सवाल है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आप सभी को कराया जा रहा है ये मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मॉडल पेपर, सारे चीज़ों का क्वेश्चन इंक्लूड है। घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए 19 नंबर सवाल बताइएगा क्या था? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, कोशिका दर में और माइक्रोकोर्डिया में। तो बताइए क्या होगा? ठीक है, तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है। तो ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि मनुष्य में नासिक छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है? तो ऑप्शन आपके पास ए है यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र, बी है जनन तंत्र, सी है पाचन तंत्र और आपके पास डी है श्वसन तंत्र। तो देखिए मनुष्य में नासिक छिद्र जो है लैरिंक्स, ट्रैकिया और फेफड़ा मिलकर एक तंत्र का निर्माण करता है, उसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला सवाल है आपका कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन आपके पास ए है मधुमेह, बी है मलेरिया, सी है न्यूमोनिया और आपके पास डी है डायरिया। ठीक है, तो याद रखिएगा श्वसन तंत्र से संबंधित जो है वो कौन सा है? ठीक है, तो न्यूमोनिया जो है वो श्वसन तंत्र से संबंधित एक बीमारी होती है। तो ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग सवाल अगला है आपके लिए कि निम्नलिखित में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है? तो ऑप्शन आपके पास ए है यहाँ पे हाथी, बी है आदमी, सी है चूहा और डी है आपके पास व्हेल। तो सबसे तेज धड़कन निम्नलिखित में से चूहा का होता है। तो ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कोशिकीय ईंधन निम्नलिखित में से कौन सा है? कोशिकीय ईंधन निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो ऑप्शन आपके पास ए है प्रोटीन, बी है ग्लूकोज, सी है वसा और डी है आपके पास इनमें से कोई भी नहीं। तो कोशिकीय ईंधन जो है वो किसे कहा जाता है जी? है ना, तो हम सभी जानते हैं ग्लूकोज को। ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? ठीक है, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास ए है 1, ऑप्शन बी है आपके पास 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी आपके पास 4। तो एटीपी में जो फॉस्फेट की संख्या होता है वो कितना? तो 4 होता है, सॉरी 104 नहीं मतलब 3 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग सवाल बताइएगा कि मछली में शोषण
होता है, मछली में श्वसन होता है। तो ऑप्शन आपके पास ए है मुंह में, ऑप्शन बी आपके पास गिल्स द्वारा, ऑप्शन सी है नाक द्वारा और ऑप्शन डी आपके पास फेफड़ा के द्वारा। तो मछली में जो है वो श्वसन होता है किसके द्वारा जी? तो याद रखिएगा मछली में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। तो ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ से, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कौन सी गैस श्वसन प्रक्रिया में मुक्त होती है? तो ऑप्शन आपके पास ए है O2, ऑप्शन बी है SO2, ऑप्शन सी है NO2 और ऑप्शन डी आपके पास CO2। तो श्वसन प्रक्रिया में रिलीज होता है कौन सा गैस? तो हम जानते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और इन क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग सवाल बताइएगा। आपका अगला सवाल है 27 नंबर सवाल है आपका यहाँ से कि ATP का विस्तारित रूप होता है। ATP का विस्तारित रूप जो है वो क्या होता है, ठीक है, बताइए। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे देख लेते हैं, एडिनोसिन थाइमिन फॉस्फेट है ना, एडिनिन थाइमिन फॉस्फेट, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन थाइमिन डाइफॉस्फेट। तो याद रखिए ATP का जो फुल फॉर्म होता है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला सवाल है आपका यहाँ से कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है ना। तो ऑप्शन आपके पास ए है CO2, ऑप्शन सी आपके पास ऊर्जा, ऑप्शन सी है आपके पास H2O और ऑप्शन डी आपके पास इनमें से सभी। तो याद रखिएगा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से जो है वो ऊर्जा CO2 और H2O यानी जल सभी चीज़ें प्राप्त होता है। तो ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन आपके पास ए है प्रकाश संश्लेषण, आपके पास ऑप्शन बी है गैसों का विनिमय और वापसो उत्सर्जन, ऑप्शन सी है पोषण, ऑप्शन डी आपके पास परिवहन। तो देखिए रंध्र मतलब छोटे छोटे छिद्र का बात कर रहा है। तो ये क्या करता है? तो गैसों का विनिमय इन आदान प्रदान करता है और वापसो उत्सर्जन की प्रक्रिया को भी करता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला सवाल है आपका कि पादप में जाइलम उत्तरदायित्व होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायित्व होता है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है ना, ऑप्शन ए है यहाँ पे देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन का संचालन, अमीनो अम्ल का संबंध, जल संबंध और भोजन संबंध। तो देखिए जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम एक उत्तक है। तो जाइलम उत्तक का काम होता है जल संबंध, यानी जड़ से जो है जल लेकर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है पादप में? तो जाइलम उत्तरदायित्व करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला सवाल है आपका कि रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायित्व होता है। रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायित्व होता है। ऑप्शन आपके पास एक है यहाँ पे ए है रक्त बिंबाणु, ऑप्शन आपके पास बी है श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन सी है आपके पास लाल रक्त कोशिका और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो बताइए क्या होता है? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए प्लेटलेट्स का उपयोग करते हैं, यानी रक्त बिंबाणु का उपयोग करते हैं। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला सवाल है यहाँ से कि पौधे के बाकी भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास देख लेते हैं यहाँ से, ए है प्रासरण, बी है वापसो उत्सर्जन, सी है उत्सर्जन और डी है आपके पास विसरण। तो क्या कहलाता है? तो ये वापसो उत्सर्जन कहलाती है। तो ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो किसमें पाया जाता है? ऑप्शन आपके पास ए है कबूतर, बी है तितली, सी है मनुष्य और डी है आपके पास बिल्ली, ठीक है। तो खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है जी? तो तितली में पाया जाता है। और बंद एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र, बंद का मतलब जिसके पास हृदय होता है और शरीर के अंदर होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? बंद परिसंचरण तंत्र। और खुला परिसंचरण तंत्र जिसमें कोई भी प्रकार का हृदय जैसा कुछ नहीं होता है, मतलब नॉर्मल उसमें ब्लड होता है, ठीक है, जो आदान प्रदान होते रहता है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला सवाल है आपका 34 नंबर सवाल है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। ऑप्शन आपके पास ए है वसा, ऑप्शन बी है हार्मोन्स, ऑप्शन सी है आपके पास हेमोग्लोबिन और ऑप्शन डी आपके पास कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखिएगा रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? तो हेमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका सवाल अगला नंबर यहाँ से है ना, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है, ठीक है। 140 mmHg, 120 mmHg, 100 mmHg और 80 mmHg। तो स्वस्थ व्यक्ति का जो सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, ठीक है, एक होता है डायलिस्टिक, एक होता है सिस्टोलिक। तो बताइए सिस्टोलिक जो है वो कितना होता है? यानी मैक्सिमम का बात कर रहा है तो 120 होता है, यानी ज़्यादा कितना होता है? 120 प्रतिशत लगता है, उसको सिस्टोलिक कहते हैं। अगला होता है क्वेश्चन यहाँ से 16 नंबर
सॉरी 36 नंबर कि मानव हृदय में कोष्ठक पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो ऑप्शन आपके पास ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है आपके पास 4। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो कुल मिला के जो है मानव हृदय में 4 कोष्ठक। ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला सवाल है आप सभी के लिए कि रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन आपके पास ए है हेपरिन, ऑप्शन बी है हेमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है थंबरिन और ऑप्शन डी आपके पास फाइब्रोजेनिक। तो याद रखिएगा रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? तो हम जानते हैं हेमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला सवाल है आपका कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो ऑप्शन आपके पास ए है पारगम्य, ऑप्शन बी है आपके पास अपारगम्य, ऑप्शन सी है अर्धपारगम्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो कोशिका झिल्ली जो है वो किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। तो ऑप्शन आपका सी जो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग सवाल बताइएगा। अगला है आपका रक्तचाप मापने के उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपके पास ए है स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी है लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी अमीटर, ऑप्शन डी आपके पास स्फेग्नोमोनोमीटर। रक्तचाप को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो स्फेग्नोमोनोमीटर का। ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला सवाल है आपका यहाँ से कि लसिका का रंग कैसा होता है? लसिका का रंग कैसा होता है? हरा, लाल, हल्का नीला और हल्का पीला। तो याद रखिएगा है ना, लसिका का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग सवाल बताइएगा। अगला सवाल है यहाँ पे कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक क्या है? ऑप्शन आपके पास ए है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और इनमें से सभी। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? ठीक है, तो याद रखिएगा आरबीसी। ठीक है, ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका अगला सवाल है कि लैक्टस पाया जाता है। लैक्टस पाया जाता है कहाँ पे? चीड़ में, गुलाब, कनेर या आम में? बताइए लैक्टस कहाँ पाया जाता है ना? तो याद रखिए कनेर में पाया जाता है। अगला सवाल है बताइएगा 43 नंबर कि सजीव धारी के द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है? ऑप्शन आपके पास ए है यूरिया, ऑप्शन बी है अमोनिया, ऑप्शन सी है यूरिक अम्ल और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो सजीव धारी के द्वारा जो है किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल, इन सभी प्रकार का। तो ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास वृक्क की संज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? है ना, मूत्राशय, ब्रोमन संपुट, नेफ्रॉन, न्यूरॉन। देखिए वृक्क की संज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि वृक्क सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन आपके पास ए है जनन में, ऑप्शन बी है उत्सर्जन में, ऑप्शन सी है पाचन और ऑप्शन डी आपके पास श्वसन में। तो वृक्क जो है सबसे महत्वपूर्ण काम होता है ना, बेकार पदार्थ को क्या करता है? बाहर निकालता है, यानी उत्सर्जित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका सवाल है यहाँ से 46 नंबर कि कौन निम्नलिखित में से कौन जो है मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है? ठीक है, यानी उत्सर्जन का काम नहीं करता है। चलिए अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन नहीं करता है। तो वृक्क ये तो है, अग्नाशय, चलिए त्वचा और फेफड़ा, क्या होगा इसमें से बताओ? फेफड़ा करता है, त्वचा, अग्नाशय, ये एक तो पता है, क्या अगला बताओ? आप सभी बता सकते हो क्या? तो देखिए है ना, अग्नाशय नहीं करता है। ठीक है, अग्नाशय का काम उत्सर्जन करना नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए त्वचा जो है वो करता है, जैसे पसीना के रूप में, फेफड़ा भी करता है CO2 के रूप में, लेकिन अग्नाशय का काम जो है वो उत्सर्जन करना नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइए। अगला सवाल है आपका कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? ऑप्शन आपके पास ए है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी है यूरोक्रोम, ऑप्शन आपके पास सी है क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन डी है ल्यूकोप्लास्ट। तो मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। तो ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है तो ऑप्शन आपके पास ए है टैनिन, बी है गोंद, सी है रेजिन और डी है आपके पास इनमें से सभी। तो याद रखिए पौधे में जो है उत्सर्जी पदार्थ का नाम जो है वो क्या होता है ना? तो टैनिन, गोंद और रेजिन सभी प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, यानी इस पार्ट का। डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किस प्रक्रिया कहलाता है? मतलब प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास ए है डायलोसाइट, ऑप्शन बी है डायलाइजर,
सी है सेलोफोन और डी है आपके पास हेमोडायलिसिस। तो याद रखिए क्या कहलाता है जी, है ना, डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा आप लोग, है ना, हेमोडायलिसिस कहलाता है। तो ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट और आखिरी सवाल है। इन सवाल तो बहुत हैं इस चैप्टर में क्योंकि ये चैप्टर सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे हम पार्ट 1 में इतना ही करेंगे, ठीक है। छोटा छोटा पार्ट रहेगा, आपको भी देखने में मज़ा आएगा, ठीक है, और समझने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। आपको इच्छा हो पार्ट 2 देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेहनत आपके ऊपर है। चलिए बताइए यहाँ पे कि गुर्दों, है ना, गुर्दे में उत्पादित मूत्र जो है वो अस्थायी रूप से संग्रहित होता है कहाँ पे, मतलब जमा होता है। तो ऑप्शन आपके पास ए होता है, ए है यहाँ पे मूत्र मार्ग, ऑप्शन बी है मूत्र वाहिनी, ऑप्शन सी है वृक्क और डी है आपके पास मूत्राशय में। तो कहाँ पे जी, तो मूत्राशय में होता है। तो ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा और यहाँ से आपका 50 सवाल जो है समाप्त होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 50 सवाल अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आपने इससे पहले पढ़ा था तो अपना स्कोर जरूर बताना, और पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए, है ना, ये सीखने के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास था, ठीक है। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF नोट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और क्यूज के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के साथ आप जुड़ सकते हैं जी, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।